Welcome to Biologics once again and CSIR series 2020. So today in unit number 9, that is ecology, we'll discuss about the population ecology. Okay, population ecology. तो population ecology start करने से पहले you need to understand what is population. Population की definition क्या होनी चाहिए, है ना? तो population क्या है? Population is a collection of individuals of सेम स्पीसीज, एक ही स्पीसीज के इंडिविजुअल्स का कलेक्शन क्या कहलाता है? पॉपुलेशन। ठीक है, और वो भी जब जब वो सारे के सारे इंडिविजुअल्स एक साथ एक ही जगह पे रह रहे हो। तो कंप्लीट डेफिनेशन क्या होगी पॉपुलेशन की? कलेक्शन ऑफ इंडिविजुअल ऑफ सेम स्पीसीज दैट लिव टुगेदर, है ना, लिव टुगेदर इन अ रीजन। एक ही साथ एक जगह पर जब बहुत सारे लोग एक ही स्पीसीज के रहते हैं तो उसको क्या बोला जाता है? दैट इज नोन एज पॉपुलेशन। ठीक है, अब अब पॉपुलेशन आपको समझ में आ गया है, तो अब हम स्टार्ट करते हैं पॉपुलेशन इकोलॉजी के बारे में। राइट, ओके। तो पॉपुलेशन इकोलॉजी का मतलब क्या होता है? पॉपुलेशन इकोलॉजी इज ए स्टडी ऑफ पॉपुलेशन। ठीक है, कि कैसे पॉपुलेशन चेंज हो रही है। ठीक है, कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो पॉपुलेशन को अफेक्ट कर रहे हैं। तो पॉपुलेशन इकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ पॉपुलेशन एंड हाउ दे आर दे चेंज ओवर टाइम। टाइम के साथ कैसे पॉपुलेशन चेंज हो रहा है, उस स्टडी को बोला जाता है आपका पॉपुलेशन स्टडी। ठीक है, समझ में आ रहा है ना? तो यहाँ पर आपको पॉपुलेशन के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो देखो, अगर हम, जैसे कि मैंने आपको बोला कि पॉपुलेशन इज द कलेक्शन ऑफ इंडिविजुअल्स ऑफ सेम स्पीसीज। ठीक है, तो यहाँ पर हम दोनों चीज़ों को लेकर चलेंगे, इंडिविजुअल्स को और पॉपुलेशन को, तब जाके आपको क्लियर होगा कि पॉपुलेशन क्या होता है। तो अगर हम इंडिविजुअल की बात करते हैं, ठीक है, और अब हम जब पॉपुलेशन की बात करते हैं, तो जब हम इंडिविजुअल की बात करते हैं तो वहाँ पर आ, आता है आपका बर्थ। ठीक है, बर्थ, है ना? बर्थ का मतलब क्या होता है? जब कोई नया ऑफस्प्रिंग का जनरेशन होता है। तो इंडिविजुअल के केस में सिर्फ बर्थ बोला जाता है, लेकिन जब हम बात करते हैं पॉपुलेशन की तो वहां पर बर्थ रेट स्टडी की जाती है। ठीक है, क्योंकि हम बात कर रहे हैं ओवरऑल पॉपुलेशन की, क्या उस पॉपुलेशन में जनरेशन ऑफ ऑफस्प्रिंग्स का रेट क्या है। ठीक है, उसके बाद जब हम इंडिविजुअल्स की बात करते हैं तो बात करते हैं हम डेथ की। ठीक है, लेकिन यहाँ पर हम बात करते हैं डेथ रेट की। ठीक है, जब हम इंडिविजुअल्स की स्टडी करते हैं तो वहां पर हम बात करते हैं सेक्स की, कि मेल है वो इंडिविजुअल या फीमेल है। लेकिन जब हम बात करते हैं पॉपुलेशन की, देन वी टॉक अबाउट सेक्स रेशियो। गॉट इट? जब हम इंडिविजुअल की बात करते हैं देन वी डिस्कस अबाउट द एज ऑफ दैट पर्टिकुलर इंडिविजुअल, बट इन केस ऑफ पॉपुलेशन वी स्टडी एज स्ट्रक्चर। तो ये सब बातें आपको पता होनी चाहिए। अब यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि जब बर्थ रेट का मतलब होता है कि हम, उसका एक स्पेसिफिक टर्म होता है दैट इज नेटिलिटी। ठीक है, अगर हम नेटिलिटी बोल रहे हैं इसका मतलब वी आर स्टडिंग द बर्थ रेट ऑफ पर्टिकुलर पॉपुलेशन। राइट, डेथ रेट को बोला जाता है मॉर्टेलिटी। ठीक है, ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। राइट, ओके। इसके बाद ये चीज़ें हो गई कि इंडिविजुअल और पॉपुलेशन में क्या डिफरेंस है, बेसिक डिफरेंस, और उनकी जो टर्मिनोलॉजीज हैं वो आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, इसके बाद एक चीज़ और जो बहुत इंपॉर्टेंट है पॉपुलेशन के बारे में, वो चीज़ हम डिस्कस करते हैं। वो क्या है? वो है, आता है आपका पॉपुलेशन डेंसिटी के बारे में। ठीक है ना? पॉपुलेशन डेंसिटी की भी स्टडी करनी बहुत ज़रूरी है। पॉपुलेशन डेंसिटी, राइट? तो पॉपुलेशन डेंसिटी क्या होता है? द साइज ऑफ द पॉपुलेशन
the size of population by its fundamental properties is known as density. ठीक है ना? तो डेंसिटी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? एक तरीके से डेंसिटी इज रिप्रेजेंटिंग द, अगर हम बात करें डेंसिटी, आपको डेंसिटी अगर समझ में आ रहा है तो आपको पॉपुलेशन डेंसिटी अपने आप समझ में आ जाएगा। तो डेंसिटी इज एक्सप्रेस्ड एज द टोटल नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स पर यूनिट एरिया। मतलब एक एक एरिया में, एक यूनिट ऑफ एरिया में और एक यूनिट ऑफ वॉल्यूम में कितने इंडिविजुअल्स रह रहे हैं एट ए गिवन टाइम, उसको बोला जाता है डेंसिटी। और हम बात कर रहे हैं अगर पॉपुलेशन की, तो हम बात करेंगे पॉपुलेशन डेंसिटी की। ठीक है ना? तो यहाँ पर आपको पॉपुलेशन डेंसिटी में दो तरीके की डेंसिटी पढ़नी है। देयर आर टू टाइप ऑफ पॉपुलेशन डेंसिटी यू विल हैव टू अंडरस्टैंड। फर्स्ट इज crude crude density, right? And second one is ecological density। ठीक है? अब ये क्रूड डेंसिटी क्या होता है और इकोलॉजिकल डेंसिटी क्या होती है, वो चीज समझते हैं, है ना? तो जो क्रूड डेंसिटी होती है वो क्या होती है कि नंबर ऑफ बायोमास प्रेजेंट इन टोटल स्पेस। ठीक है ना? सबसे पहले बात कर लेते हैं क्रूड डेंसिटी की। तो क्रूड डेंसिटी इंक्लूड्स द लैंड विद इन ऑर्गेनिजम्स रेंज। मतलब वो पूरा का पूरा रेंज, जैसे कि ये एक पूरा रेंज है, ठीक है, इस पर्टिकुलर इंडिविजुअल का, दिस इज एन इंडिविजुअल। ठीक है? और ये इंडिविजुअल का पूरा रेंज क्या है, मतलब ये पूरा कहाँ तक ये घूम सकता है अपने सर्वाइवल के लिए, अपने फूड के लिए, अपने प्रोफेशन के लिए। तो ये इसका क्या है, क्रूड डेंसिटी है। समझ रहे हो इस चीज़ को? ठीक है? लेकिन जो इकोलॉजिकल डेंसिटी होती है वो क्या होती है? इकोलॉजिकल डेंसिटी इंक्लूड्स इंक्लूड्स ओनली पोर्शन ऑफ लैंड दैट कैन एक्चुअली colonized और एज हैबिटेट, रहने के लिए जो यूज किया जाए इंडिविजुअल के लिए, हैबिटेट बाय इंडिविजुअल। ठीक है? या स्पीसीज। तो अगर हम बात करें इकोलॉजिकल डेंसिटी की, तो वो क्या होगी? वो एरिया जो सिर्फ वो अपने रहने के लिए यूज करता है। ठीक है? सिर्फ कॉलोनाइजेशन के लिए यूज करता है। अभी यहाँ पे हम बात कर रहे हैं अगर पॉपुलेशन की, तो पॉपुलेशन का इकोलॉजिकल डेंसिटी वो होगा जहां पर वो पॉपुलेशन रह रही है। ठीक है? द ओनली पोर्शन of land that can be colonized by the population is known as ecological density, and the crude density includes the overall land within the organism's range। जहां तक उस पॉपुलेशन की पहुंच है उसको पूरे को बोला जाता है क्रूड डेंसिटी। ठीक है ना? तो क्रूड डेंसिटी को आप ये भी बोल सकते हो कि वो क्या है, वो है आपका नंबर ऑफ बायोमास प्रेजेंट इन टोटल स्पेस। ठीक है? नंबर ऑफ बायोमास प्रेजेंट इन टोटल स्पेस। यहाँ पे टोटल स्पेस की बात की जा रही है, राइट? है ना? और अगर हम इकोलॉजिकल डेंसिटी की बात करें तो यहाँ पर क्या होगा? नंबर ऑफ बायोमास प्रेजेंट इन एक्चुअल हैबिटेट स्पेस। दोनों के बीच में आपको डिफरेंस समझ में आ गया, है ना? ग्रेट। तो इसके बाद अब हम आगे चलते हैं और डिस्कस करते हैं कि पॉपुलेशन के जो डिसाइडिंग फैक्टर्स होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। ठीक है? ओके, तो चलिए
तो यहाँ पर मैं आपको फर्स्ट लेक्चर में भी बता चुका था इन 4 डिसाइडिंग फैक्टर्स के बारे में, बट यहाँ पे जल्दी से एक बार, क्योंकि हम पॉपुलेशन, स्पेसिफिकली पॉपुलेशन इकोलॉजी पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पर उनका जानना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि पॉपुलेशन इज अफेक्टेड बाय 4 मेजर फैक्टर्स। ठीक है, और वो कौन कौन से हैं? तो जैसे कि हम यहाँ पर एक डायग्राम की हेल्प से समझेंगे। सपोज दिस इज अ पॉपुलेशन, ठीक है, राइट। तो पहला जो फैक्टर है दैट इज बर्थ रेट, ठीक है, जिसको आप नेटेलिटी भी बोलते हैं, ठीक है। और ये पॉपुलेशन को कैसा अफेक्ट करती है? पॉजिटिवली, है ना, है ना। बर्थ रेट का मतलब क्या हो रहा है? इंक्रीज इन द नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स इन द पॉपुलेशन। बर्थ रेट की वजह से क्या हो रहा है? पॉपुलेशन में नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स बढ़ रहे हैं, दैट्स व्हाई इट इज अफेक्टिंग द पॉपुलेशन इन ए पॉजिटिव मैनर, ठीक है। उसके बाद जो दूसरा होता है वो होता है आपका डेथ रेट, ठीक है, राइट। इसको बोला जाता है नेटेलिटी, ठीक है। और ये आपके पॉपुलेशन को अफेक्ट करती है इन ए नेगेटिव वे, क्योंकि इसमें क्या हो रहा है? पॉपुलेशन में नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म, नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स आर डिक्रीजिंग, राइट। द थर्ड फैक्टर इज द इमिग्रेशन, इमिग्रेशन, इमाइग्रेशन, राइट। तो इमिग्रेशन का मतलब होता है कि नए स्पीसीज का पॉपुलेशन में एंटर करना, ठीक है। तो देखो, जैसे यहाँ पर एक एग्जांपल दूं आपको, बर्थ रेट में और इमिग्रेशन में आपको कंफ्यूज नहीं होना। इसमें क्या होता है बर्थ रेट में? जैसे कि आपको अगर एग्जांपल दूं, आप अगर एक सोसाइटी में रह रहे हैं, इफ़ यू आर लिविंग इन अ सोसाइटी, मतलब आप अपनी सोसाइटी का एग्जांपल लीजिए, ये आपकी सोसाइटी है, ठीक है। यहाँ पर कोई अगर नया बच्चा जन्म लेता है, न्यू बॉर्न बेबी, तो वहाँ पर आपका जो कंसेप्ट है वो बर्थ रेट वाला आएगा कि सोसाइटी में ही किसी नए बच्चे का जन्म हुआ है, ओके, न्यू बेबी हैज बीन बॉर्न, राइट। तो वो आपका बर्थ रेट में आएगा, कितने उस सोसाइटी में एक साल में कितने नए बच्चे जन्म ले रहे हैं, तो दैट विल कम अंडर बर्थ रेट, राइट। दूसरी चीज क्या होती है कि आपकी सोसाइटी में कुछ नए लोग आ रहे हैं बाहर से, न्यू फैमिली, ठीक है, या मेंबर बाहर से आ रहे हैं, दूसरी सोसाइटी से आपकी सोसाइटी में आते हैं, शिफ्ट होते हैं, तो उसको बोला जाता है इमिग्रेशन। तो दोनों ही वे में दे आर अफेक्टिंग द पॉपुलेशन इन ए पॉजिटिव मैनर, है ना। नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स आर इंक्रीजिंग इन द पॉपुलेशन, तो वो है इमिग्रेशन, ठीक। और एक होता है एमिग्रेशन। एमिग्रेशन उसमें क्या होता है कि जो पहले से मेंबर्स आपके सोसाइटी में रह रहे थे या फैमिली रह रही थी, वो अब आपकी फैमिली दूसरे सोसाइटी में आपकी सोसाइटी को छोड़कर चली गई, ठीक है, चली गई। तो ये भी आपका नेगेटिव वे में पॉपुलेशन को अफेक्ट करता है, राइट। समझ रहे हो? तो यहां से हमको क्या समझ में आया कि जो पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन डेंसिटी, पॉपुलेशन डेंसिटी इज नॉट स्टैटिक, स्थिर नहीं है ये, ठीक है ना, एक जैसा कभी भी नहीं रहता, इज नॉट स्टेबल, इट इज ऑलवेज चेंजिंग ड्यू टू चेंज इन द एनवायरनमेंट, है ना। एनवायरनमेंट में चेंज होना, तो उसकी वजह से क्या, किस पे इफेक्ट होता है? पॉपुलेशन डेंसिटी पे, राइट। मान लो कि आपकी सोसाइटी में कुछ ऐसा एनवायरनमेंट हो गया कि भाई अब कुछ फैमिलीज को रहना मुश्किल हो रहा है, तो वो आपकी सोसाइटी को छोड़कर चले जाएंगे, या कुछ ऐसा एक पर्टिकुलर एरिया में कुछ ऐसी एनवायरमेंटल फैक्टर्स आई जहाँ पे बच्चों का सर्वाइव करना मुश्किल हो गया, तो बच्चों की डेथ होने लगेगी, या जो एज जिनकी ज़्यादा है उनकी डेथ होने लगेगी। तो कौन अफेक्ट कर रहा है? एनवायरनमेंट अफेक्ट कर रहा है, किसको? पॉपुलेशन डेंसिटी को। तो पॉपुलेशन डेंसिटी इज नॉट ऑलवेज स्टैटिक, ठीक है। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई, है ना। अब हम एक एक करके डिस्कस करते हैं इन कंसेप्ट के बारे में, ठीक है। तो सबसे पहले जो हम डिस्कस करेंगे वो है आपका बर्थ रेट, ठीक है। बर्थ रेट, जिसको आप क्या बोलते हो? नेटिलिटी, और मैं भी नेटिलिटी ही बोलता हूँ, ठीक है। तो देखो हम दोनों की सोच कितनी मिलती जुलती है, ठीक है। खैर जोक्स अपार्ट, अभी हम डिस्कस करते हैं बर्थ रेट के बारे में, ओके।
तो बर्थ रेट आपको ऑलरेडी पता चल चुका है कि नंबर ऑफ प्रोजनी प्रोड्यूस्ड बाय सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ए पर्टिकुलर एरिया इन ए गिवन टाइम, तो उसको क्या बोला जाता है? बर्थ रेट। ये डेफिनेशन आप अपनी कॉपी में नोट कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद अब हाँ, तो लिख लीजिए आप, डेफिनेशन में आपके लिए लिख भी देता हूँ। द अमाउंट ऑफ प्रोजनी, द अमाउंट ऑफ प्रोजनी प्रोड्यूस्ड बाय सेक्सुअल रिप्रोडक्शन in a particular area in given टाइम, तो उसको क्या बोला जाता है? उसको बोला जाता है आपका बर्थ रेट, ठीक है ना। अब यहाँ पर जो पॉपुलेशन होती है, ठीक है, हम बर्थ रेट की बेसिस पे ही ये देखेंगे कि पॉपुलेशन का जो साइज होता है वो इंक्रीज कैसे होता है, ठीक है। तो पॉपुलेशन इंक्रीज बाय 2 फैक्टर्स, ठीक है। यहाँ पे पॉपुलेशन इंक्रीज बाय 2 फैक्टर्स, ठीक। कौन कौन से हैं वो? तो जो पहले टाइप का पॉपुलेशन होता है उसको बोला जाता है आपका जेनेट जेनेटिक पॉपुलेशन, ठीक है, जेनेटिक पॉपुलेशन, राइट। और जो दूसरा टाइप का पॉपुलेशन होता है, सेकंड टाइप ऑफ पॉपुलेशन इज नोन एज रेमेट पॉपुलेशन, ठीक। अब ये जेनेटिक पॉपुलेशन क्या होता है और रेमेट पॉपुलेशन क्या होता है, तो हम देख लेते हैं जल्दी से, ठीक है। तो जो जेनेटिक पॉपुलेशन होता है ना, उसमें क्या होता है कि ऐसा पॉपुलेशन जो अपनी प्रोजनी को बढ़ा रहा है, अपनी प्रोजनी को बढ़ा रहा है विद द हेल्प ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। तो यहाँ पे आपको लिखना है क्या कि जेनेटिक पॉपुलेशन आर दोज पॉपुलेशन दैट रिप्रोड्यूस थ्रू जाइगोट, रिप्रोड्यूस थ्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। ये चीज, तो इस टाइप की पॉपुलेशन क्या कहलाती है? कहलाती है जेनेटिक पॉपुलेशन, ठीक है। और अगर हम बात करें रैमेट पॉपुलेशन की, तो जो रैमेट पॉपुलेशन होता है वो कैसा पॉपुलेशन होता है? दे रिप्रोड्यूस इन जाइगोट इंडिपेंडेंट मैनर, है ना, वहां पे जाइगोट नहीं बनता, ठीक है। इसका मतलब क्या है? दे रिप्रोड्यूस थ्रू अ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, समझ में आ रही है चीज, है ना। और बोल सकते हो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, ठीक है ना। ये चीज समझ में आ गई। अब हम चलते हैं आगे। तो हम क्या बात कर रहे थे? हम बात कर रहे थे अभी ये क्या चल रहा है, नेटिलिटी वाला टॉपिक चल रहा है, बर्थ रेट चल रहा है। तो हम वही समझ रहे हैं कि कैसे पॉपुलेशन इंक्रीज होता है और उसमें रोल प्ले करता है आपका बर्थ रेट, दैट इज नेटिलिटी। तो जो नेटिलिटी होता है ना, वो नेटिलिटी इज अफेक्टेड बाय 4 मेजर फैक्टर्स, और ये जो 4 मेजर फैक्टर्स हैं दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ योर एग्जाम। तो इसको आप बहुत अच्छे से समझना, ठीक है। यहाँ पे आपको बहुत मजा आने वाला है, ठीक है। नेटिलिटी इज अफेक्टेड बाय 4 मेजर फैक्टर्स, ठीक है। कौन कौन से फैक्टर हैं वो? तो सबसे पहला जो फैक्टर है वो है आपका, उसको बोलते हैं क्लच साइज, क्लच साइज, ठीक है। अब ये क्लच साइज क्या होता है? तो क्लच साइज का मतलब होता है कि कोई भी एक इंडिविजुअल एक बार में कितने बेबीज को बॉर्न देता है, जन्म देता है, ठीक है, कितने ऑफस्प्रिंग्स प्रोड्यूस करता है एक बार में एक ऑर्गेनिज्म, ठीक है। तो हम अगर इसकी डेफिनेशन लिखने की कोशिश करें तो हम लिख सकते हैं कि द नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग्स प्रोड्यूस्ड बाय एन ऑर्गेनिज्म इन अ सिंगल रिप्रोडक्टिव इवेंट, या बोल सकते हो बर्थ इवेंट,
जब एक बार में कितने नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग्स को कोई भी ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस करता है, ठीक है, तो उसको क्या बोला जाता है, उसको बोला जाता है क्लच साइज, ठीक है। अब यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि देखो, आपने अपने आसपास देखा होगा कि क्लच साइज का एग्जांपल, लेकिन आपने कभी नोटिस नहीं किया होगा। आज आपको मजा इसलिए आएगा ये पढ़ने में क्योंकि जो मैं बातें बताऊंगा आप कनेक्ट कर पाओगे, ठीक है। अपने चारों आसपास के चीजों को देखकर, ठीक है, आसपास के एनिमल्स के बारे में सोचकर, ठीक है। तो देखो, क्लच साइज मेनली दो तरीके से हम देखेंगे। पहला जो होता है वो होता है आपका स्मॉल क्लच साइज, जो दूसरा होता है दैट इज लार्ज क्लच साइज, ठीक है। अब ये स्मॉल क्लच साइज क्या है और लार्ज क्लच साइज क्या है, तो सिंपल है, कुछ नहीं है इसमें। क्या होता है कि जो स्मॉल क्लच साइज होता है, अब देखो, जितना ज़्यादा बड़ा एनिमल होगा उसका क्लच साइज कैसा होगा, छोटा होगा, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले तो आप एक पॉइंट लिखो कि लार्जर एनिमल्स हैव स्मॉलर क्लच साइज, ठीक है। एंड लार्ज क्लच साइज किसका किसका होगा, स्मॉलर एनिमल्स हैव लार्ज क्लच साइज। देखो, अब अगर एग्जाम्पल जब मैं दूंगा तब आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। आपने कभी एनिमल्स एलिफेंट के रिप्रोडक्शन के बारे में जानने की कोशिश की है कि वो कितने एक बार में कितने बेबीज को जन्म देता है ना। तो एनिमल एक बार में, सॉरी एलिफेंट एक बार में सिर्फ एक ही बेबी को जन्म देता है, ठीक है। एलिफेंट प्रोड्यूस ओनली वन बेबी एट वन टाइम। तो देखो इसका क्लच साइज कितना ज्यादा छोटा है, इससे ज्यादा कम तो हो ही नहीं सकता साइज। मिनिमम एक बेबी को तो बॉर्न देगा ही कोई भी एनिमल। तो इसका बेस्ट एग्जांपल है एलिफेंट, ठीक है। ह्यूमंस में भी कभी कभी ह्यूमंस भी ट्विंस को जन्म देते हैं, ठीक है। ट्विंस आर बॉर्न बाय ह्यूमन ऑल्सो, बट तो उसका क्लच साइज एनिमल से बड़ा हो गया, है ना। तो एनिमल बहुत बड़ा जानवर है, तो वो एक बेबी को एक बार में जन्म, तो इसका क्लच साइज कैसा हो गया, स्मॉल, ठीक है ना। लेकिन अगर हम बात करें लार्ज क्लच साइज की, तो देखो यहाँ पर एग्जांपल बताता हूँ आपको। माउस, चूहों के बारे में देखा है कभी, चूहों को एक साथ कितने बच्चों को जन्म देते हैं, 8 8 10 10 12 12 बच्चों को जन्म देते हैं। मेरे को एग्जैक्ट काउंटिंग याद नहीं है, लेकिन आपको पता होगा, माउस हो गए, डॉग हो गए, डॉग्स हो गए, ठीक है। ये सब एक बार में कितने बच्चों को जन्म देते हैं, कई सारे बच्चों को। तो इनका क्लच साइज कैसा होता है, बड़ा होता है, ठीक है। तो वही चीज़ आपको यहाँ पर याद रखनी है कि जितना बड़ा एनिमल होगा उसका क्लच साइज उतना ही छोटा होगा, और जितना छोटा एनिमल होगा उसका क्लच साइज उतना बड़ा होगा, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम एक कंसेप्ट में आपको बताना चाहता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा कि क्लच साइज जो होता है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नेटिलिटी, है ना। तो अब आपको पता चल गया होगा कि क्लच साइज जितना ज़्यादा ज़्यादा होगा, बड़ा होगा, नेटिलिटी भी उतनी ही ज़्यादा होगी। समझ रहे हो ना। तो ये नेटिलिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, राइट। इसके बाद जो सेकंड फैक्टर है, सेकंड मेजर फैक्टर दैट अफेक्ट्स द नेटिलिटी, वो है आपका एज ऑफ फर्स्ट रिप्रोडक्शन, ठीक है। एज ऑफ फर्स्ट रिप्रोडक्शन, ये भी बहुत अफेक्ट करती है आपके नेटिलिटी को, ठीक है। तो क्या होगा कि अगर मान लो कि दो दो एनिमल्स हैं, ठीक है ना। दो एनिमल्स हैं, मान लो इफ यू हैव टू एनिमल्स, ठीक है, एनिमल्स, उसमें से जो एक एनिमल है, वन एनिमल वन एनिमल रिप्रोड्यूस एट एज 2 फॉर द फर्स्ट टाइम, ठीक है ना, राइट। और इसका जो लाइफ स्पेन है, मान लो है, मान लो 40 ईयर्स है इसका लाइफ स्पेन, ठीक है। और इसने
रिप्रोडक्शन कब स्टार्ट कर दिया? एट एज ऑफ 2, जब ये 2 साल का था, ठीक। और दूसरा जो एनिमल है, सेकंड एनिमल, इसका भी मान लो लाइफ स्पैन है आपका 40 ईयर्स का, ठीक है। लेकिन जो इसका रिप्रोडक्टिव एज है, सॉरी हाँ, जो रिप्रोडक्टिव एज है उसका जो फर्स्ट रिप्रोडक्शन होगा, इसने क्या किया? फर्स्ट रिप्रोडक्शन एट एज 10। तो इस एनिमल ने 2 साल की उम्र में ही रिप्रोडक्शन करना शुरू कर दिया था। तो अब आप देखेंगे कि जिस पॉपुलेशन में ऐसे एनिमल्स होंगे उस पॉपुलेशन की नेटिलिटी ज़्यादा होगी। तो एज ऑफ फर्स्ट रिप्रोडक्शन इज द मेजर फैक्टर फॉर द नेटिलिटी, समझ रहे हो। लेकिन जिस पॉपुलेशन में इस टाइप के ऑर्गेनिज्म होंगे जो अपना फर्स्ट रिप्रोडक्शन स्टार्ट करते हैं एट द एज ऑफ 10, तो उसकी नेटिलिटी कम होगी। यहाँ पे ज़्यादा जल्दी जल्दी बढ़ेंगे इंडिविजुअल्स, राइट, ठीक है। तो यहाँ से क्या पता चलता है कि एज ऑफ फर्स्ट रिप्रोडक्शन इज ऑल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नेटिलिटी, राइट। अब इसके बाद जो तीसरा फैक्टर है वो है आपका जनरेशन टाइम गैप, ठीक है। तीसरा जो फैक्टर है दैट इज आप बोल सकते हो रिप्रोडक्शन गैप, रिप्रोडक्शन टाइम गैप, राइट। इसका मतलब ये है कि दो रिप्रोडक्टिव इवेंट्स के बीच में टाइम गैप कितना है, समझ रहे हो। जैसे कि मान लो कि यहाँ पर भी मान लो 2 एनिमल हैं, ठीक। तो इसमें से जो 1 एनिमल है, ये 2 बेबीज को बॉर्न करने में, जन्म देने में जो गैप रखता है वो मिनिमम 7 ईयर्स का रखता है, मान लो, ठीक है। मिनिमम 7 ईयर्स गैप बिटवीन 2 बेबीज बॉर्न, समझ रहे हो, ठीक है। और जो दूसरा एनिमल है, सेकंड एनिमल, जो सेकंड एनिमल है उसका जो रिप्रोडक्शन गैप है मिनिमम मान लो 1 ईयर है, ठीक है, 1 ईयर, राइट, बिटवीन 2 बेबीज बॉर्न, ठीक है। तो अब देखो जिस पॉपुलेशन में आपके इस तरीके के एनिमल होंगे जो जहाँ पे 2 बेबीज के बीच में 7 ईयर्स का गैप होता है, तो उसकी नेटिलिटी काफ़ी कम होगी, उसकी पॉपुलेशन बहुत धीरे धीरे बढ़ेगी, ठीक। लेकिन जहाँ पर इस टाइप के एनिमल्स रहते हैं जहाँ पर जो रिप्रोडक्टिव गैप है, रिप्रोडक्शन गैप है बेबीज का, वो सिर्फ 1 साल का है, तो वहाँ की पॉपुलेशन ज़्यादा तेज बढ़ेगी एज कम्पेयर टू इस वाले पॉपुलेशन की। तो इसकी नेटिलिटी कैसी होगी? कम, और इसकी नेटिलिटी होगी ज़्यादा, समझ रहे हो इस चीज़ को। तो जो मिनिमम 7 ईयर्स का गैप है, मैं यहाँ पे आपको बता दूं कि इसका एग्जाम्पल है आपका एलिफेंट। एलिफेंट एक बेबी को बॉर्न करने के बाद, एक बेबी को जन्म देने के बाद जो दूसरा बेबी जन्म देते हैं, दूसरा बेबी रिप्रोड्यूस करते हैं, उनके बीच में 7 ईयर्स का गैप होता है। तो उनकी पॉपुलेशन बहुत धीरे धीरे बढ़ती है, ठीक है। ये चीज़ समझ में आ गई, ग्रेट। और यहाँ पे आप ले सकते हैं एग्जाम्पल ह्यूमंस का ले सकते हैं। एक्चुअल जो गैप होता है वो 9 मंथ्स का होता है, मतलब, है ना, बट 1 ईयर का, क्योंकि 9 मंथ्स का जो गैप होता है डायरेक्टली उसके बाद तो कोई भी रिप्रोडक्शन नहीं करता, 1-2 मंथ्स, बट मिनिमम गैप 9 मंथ्स का है, बट मैं आपको 1 ईयर बता रहा हूँ, ठीक है। तो इसका एग्जाम्पल ह्यूमंस है, और भी एग्जाम्पल हो सकते हैं, बट बेसिक कंसेप्ट आपको पता होनी चाहिए कि रिप्रोडक्शन टाइम गैप भी आपकी नेटिलिटी को अफेक्ट करता है, समझ रहे हो इस चीज़ को। तो ये कैसे होगा? रिप्रोडक्शन टाइम गैप विल बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू नेटिलिटी, समझ रहे हो। इसका मतलब क्या होगा कि जहां पर रिप्रोडक्शन टाइम गैप ज्यादा होगा उसकी नेटिलिटी पॉपुलेशन की कम हो जाएगी, और अगर रिप्रोडक्शन टाइम गैप कम हुआ, जैसे कि यहाँ की बात की थी ह्यूमंस की, तो उसकी नेटिलिटी भी बढ़ जाएगी, राइट, ठीक है ना, समझ में आ गया। उसके बाद अब हम चलते हैं नेक्स्ट, जो फोर्थ मेजर फैक्टर है जो हमारे नेटिलिटी को अफेक्ट करता है, वो है आपका जो है वो है सेक्स रेशियो, ठीक है। सेक्स रेशियो का मतलब क्या है कि यहाँ पर क्या होगा कि जिस पॉपुलेशन में नंबर ऑफ फीमेल्स ज़्यादा होंगी उसका सेक्स रेशियो ज़्यादा होगा, ठीक है। तो हायर द
number of females higher will be the sex ratio, है ना। इसका रीजन तो आपको समझ में आ ही गया होगा कि रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्व मेल और फीमेल दोनों होते हैं, लेकिन बर्थ कौन करता देता है, फीमेल, है ना। फीमेल ही तो बर्थ देती है। तो फीमेल क्या है, एक तरीके से लिमिटिंग फैक्टर है पॉपुलेशन की। तो फीमेल्स अगर जिस पॉपुलेशन में ज़्यादा होंगी तो वहाँ का सेक्स रेशियो भी ज़्यादा होगा, ठीक है। और अगर फीमेल्स कम होंगी तो सेक्स रेशियो कम हो जाएगा, ठीक है, समझ रहे हो। तो सॉरी, सेक्स रेशियो नहीं, फीमेल्स ज़्यादा होंगी तो नेटिलिटी पॉपुलेशन की ज़्यादा होगी, और फीमेल्स कम होंगी तो नेटिलिटी कम होगी। तो यहाँ पर जो नंबर ऑफ फीमेल्स हैं ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है नेटिलिटी के। नंबर ऑफ फीमेल्स अगर ज़्यादा होंगी तो नेटिलिटी भी ज़्यादा होगी, समझ रहे हो, है ना। तो अब ये आपके हो गए 4 मेजर फैक्टर्स दैट अफेक्ट द नेटिलिटी, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज़ और बता दो कि जो नेटिलिटी होती है ना, वो आपकी 2 टाइप की होती है। देर आर 2 टाइप्स ऑफ नेटिलिटी। कौन कौन सी, तो जो पहली होती है उसको बोलते हो फंडामेंटल नेटिलिटी, राइट। और जो दूसरी नेटिलिटी होती है उसको आप बोलते हो इकोलॉजिकल नेटिलिटी, ठीक है। तो फंडामेंटल नेटिलिटी क्या है और इकोलॉजिकल नेटिलिटी क्या है वो आपको पता होना चाहिए, है ना। तो यहाँ पे क्या है कि अगर रिप्रोडक्शन हो रहा है, रिप्रोडक्शन इन एब्सेंस ऑफ इकोलॉजिकल लिमिटिंग फैक्टर्स, ठीक है। मतलब यहाँ पे एक तरीके से आप अगर आसान भाषा में आपको समझाऊं तो इकोलॉजी इज नॉट द फैक्टर, मतलब यहाँ पे कोई भी लिमिटिंग फैक्टर नहीं है रिप्रोडक्शन के लिए, ठीक है। तो ऐसा तो कभी हो नहीं सकता। रिप्रोडक्शन को अफेक्ट करता है इकोलॉजिकल फैक्टर्स, एनवायरनमेंट अफेक्ट करता है ना। तो फंडामेंटल नेटिलिटी नाम की कोई चीज़ नहीं होती, ठीक है। जो होती है वो कौन सी होती है, इकोलॉजिकल नेटिलिटी। क्योंकि यहाँ पर जो रिप्रोडक्शन होता है, रिप्रोडक्शन इन प्रेजेंस ऑफ इकोलॉजिकल लिमिटिंग फैक्टर्स, ठीक है। तो ये हो गया आपका नेटिलिटी के बारे में, राइट। इसके बाद हम चलते हैं मोर्टेलिटी की ओर, ठीक है। तो मोर्टेलिटी में जिसको आप बोलते हो क्या, डेथ रेट, ठीक, डेथ रेट या मोर्टेलिटी, राइट। तो ये आपको पता है कि इसमें क्या होता है कि लॉस ऑफ इंडिविजुअल, ठीक है, जिसको आप डेथ बोलते हो, डेथ ऑफ इंडिविजुअल इन ए पॉपुलेशन, ठीक है, इन गिवन टाइम, ठीक। तो ये क्या कहलाता है आपका, मॉर्टेलिटी, राइट। अब जैसे कि नेटिलिटी 2 टाइप की थी, तो आपका मॉर्टेलिटी भी 2 टाइप्स के होते हैं। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ मॉर्टेलिटी, ठीक है। पहला है आपका फंडामेंटल मॉर्टेलिटी, राइट, एंड द सेकंड वन इज इकोलॉजिकल मॉर्टेलिटी, या आप बोल सकते हो रियलाइज्ड मॉर्टेलिटी। दोनों एक ही बात है, ठीक है ना। यहाँ पे भी सेम कंसेप्ट है। आपका जो इकोलॉजिकल लिमिटिंग फैक्टर आपका एब्सेंट होगा, ठीक है। और यहाँ पे जो है वो इकोलॉजिकल लिमिटिंग फैक्टर प्रेजेंट होगा। तो आपका ये वाला नहीं देखा जाता। आपका जो एक्चुअल में होता है वो होता है रियलाइज्ड मॉर्टेलिटी। किसी की भी डेथ क्यों होती है, एनवायरनमेंट में चेंज होने की वजह से। धीरे धीरे क्या होता है कि इंसान वीक होता चला जाता है, और एक टाइम पे क्या होता है कि एनवायरनमेंट में सर्वाइव नहीं कर सकता। तो कौन अफेक्ट कर रहा है, इकोलॉजिकल लिमिटिंग फैक्टर्स, है ना। तो उसकी डेथ हो जाती है, समझ रहे हो इस चीज़ को, है ना। इसके बाद ये आपका हो गया है पॉपुलेशन इकोलॉजी के बारे में जितनी भी बेसिक्स थे वो सब मैंने कवर करा दिए हैं। इसके बाद मैं आपके साथ एक इंपॉर्टेंट चीज़ डिस्कस करने जा रहा हूँ, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम, ठीक है। और उसका नाम है सर्वाइवरशिप कर्व, ठीक। क्या है उसका नाम,
सर्वाइवर शिप कर्व। अब ये सर्वाइवरशिप कर्व होता क्या है, तो मैं आपको बता दूं। क्या होता है कि क्या होता है कि जो स्पेसिफिक मोर्टेलिटी रेट है किसी भी पॉपुलेशन की, है ना, स्पेसिफिक मोर्टेलिटी रेट ऑफ ए पॉपुलेशन इज expressed by the survivorship कर्व। समझ रहे हो इस चीज को, है ना। तो यहाँ पे क्या होता है कि जो सर्वाइवरशिप कर्व होता है, या आप इसको बोल सकते हो सर्वाइवरशिप कर्व प्लॉट। तो मतलब सर्वाइवरशिप कर्व कर्व क्या करता है, ये आपका क्या बताता है, सर्वाइवरशिप कर्व प्लॉट द नंबर ऑफ सर्वाइविंग इंडिविजुअल्स, की इंडिविजुअल्स टू ए पर्टिकुलर एज। ठीक है। अब देखो, डेथ उतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है यहाँ पर। अगर किसी पॉपुलेशन की आप स्टडी करना चाहते हैं तो डेथ उतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है जितना कि स्टडी करना सर्वाइवरशिप को है ना। जो जिनकी डेथ हो गई तो वो तो चले गए, लेकिन अब सर्वाइव कौन कर रहा है पॉपुलेशन में, ठीक है, उसकी स्टडी को आप बोला जाता है सर्वाइवरशिप कर्व। तो सर्वाइवरशिप कर्व की हेल्प से हम समझ सकते हैं कि किस टाइप की पॉपुलेशन है। ठीक है। तो यहाँ पर जो मैं कर्व आपके साथ अभी बना के शेयर करूंगा, उससे आपको पता चलेगा कि किस तरीके की पॉपुलेशन है, ठीक है, और किस तरीके से सर्वाइव करती है। यहाँ से आपके क्वेश्चन एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं, राइट। तो अब मैं आपके साथ बनाने जा रहा हूँ सर्वाइवरशिप कर्व, ध्यान से देखना। ओके, तो यहाँ पर ये है आपका वाई एक्सिस और ये है आपका एक्स एक्सिस, ठीक है, राइट। तो इधर हम लिख लेते हैं नंबर ऑफ सर्वाइवर्स, ठीक है, राइट। और नीचे लिख लेते हैं, यहाँ लिख लेते हैं परसेंटेज ऑफ मैक्सिमम लाइफ, ठीक है। तो जो कर्व बनता है आपका, वो बनता है मेनली 3 टाइप्स का, ठीक। तो देखो, जो पहला कर्व आपका बनता है वो बनता है कुछ इस तरीके का, ठीक है। दूसरा जो कर्व बनता है वो बनता है कुछ इस तरीके का, ठीक है। और जो थर्ड कर्व बनता है वो बनता है आपका एकदम ऐसा स्ट्रेट, ठीक है। तो ये 3 टाइप के कर्व आपके बनते हैं, जो आप बोल सकते हो कि देयर आर 3 टाइप ऑफ सर्वाइवरशिप कर्व, ठीक। तो इसको आप नाम दे सकते, इसको जो बोला जाता है फर्स्ट सर्वाइवरशिप कर्व, ठीक है, राइट। इसको जो इधर वाला है इसको बोलोगे आप सेकंड सर्वाइवरशिप कर्व, और ये जो है वो है आपका थर्ड सर्वाइवरशिप कर्व, ठीक। तो सबसे पहले हम देखेंगे फर्स्ट वाला सर्वाइवरशिप कर्व, ठीक है। तो जो ये फर्स्ट सर्वाइवरशिप कर्व होता है ना, ये देखो यहाँ पर आप ध्यान से देखिए कि ये मान लो है आपका अर्ली एज, यहाँ पर मान लो ये है आपका बर्थ, ठीक है, और ये है अर्ली एज, ठीक। और ये जैसे जैसे चलेगी मतलब ये आपका ओल्ड एज, ठीक है। समझ रहे हो। तो एक तरीके से आप बोल सकते हो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, आपका स्पैन ऑफ लाइफ, एक्स एक्सिस, ठीक है। तो यहाँ पर देखो आप, ये वाला पॉइंट मतलब ये रिप्रेजेंट क्या कर रहा है, नंबर ऑफ सर्वाइवर्स। तो जब बर्थ होता है, ठीक है, या आप बोल सकते हो अर्ली एज है, तो अर्ली एज में फर्स्ट सर्वाइवरशिप की बात कर रहे हैं। अर्ली एज में यहाँ पर किसी की भी डेथ नहीं होती, ठीक है, बहुत कम डेथ रेट यहाँ पे देखा जाता है। जैसे जैसे एज बढ़ती है, देख रहे हो, इस तरफ मूव कर रहे हैं तो एज बढ़ रही है आपकी। तो जैसे जैसे एज बढ़ती है
वैसे वैसे डेथ के प्रोबेबिलिटी भी बढ़ती है। तो यहाँ पर क्या फर्स्ट वाला जो सर्वाइवरशिप कर्व है उसमें क्या आप देख पा रहे हो कि अर्ली एज में जो मोर्टेलिटी रेट होता है वो बहुत कम होता है। ठीक है, यहाँ पर मोर्टेलिटी रेट इन अर्ली एज इज वेरी वेरी लो, है ना। और जैसे जैसे एज बढ़ रहा है तो इसका मोर्टेलिटी रेट बढ़ रहा है ना। नंबर नंबर ऑफ सर्वाइवर्स कम हो रहे हैं, देख रहे हो ना कि ऊपर नंबर ऑफ सर्वाइवर बढ़ना और नीचे कम होना। तो जैसे जैसे एज बढ़ रही है नंबर ऑफ सर्वाइवर्स कम हो रहे हैं। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि मोर्टेलिटी रेट हाई एट ओल्ड एज। तो इस टाइप के सर्वाइवरशिप को फर्स्ट सर्वाइवरशिप कब बोला जाता है। और इसका एग्जाम्पल अगर मैं आपको बताऊं तो लार्जर एनिमल्स, है ना। ध्यान देना कि जितने भी लार्जर एनिमल्स होते हैं उसमें इस टाइप का कर्व देखा जाता है। उनकी जो डेथ होती है वो ओल्ड एजेस में होती है। जैसे कि एग्जांपल आप ले लो, यहाँ पर एग्जांपल में आप ले लो डियर हो गया, ठीक है, माउंटेन शिप हो गई, ठीक, उसके बाद यहाँ पे ह्यूमन हो गए, ह्यूमंस हो गए। तो ये लार्जर एनिमल्स में आते हैं सब। तो इसमें आप देखते हो कभी कि बच्चा पैदा होते ही मर जाए, बहुत रेयर, बहुत रेयर। वो पुअर हाइजेनिक कंडीशन या महामारी ऐसा कुछ हो तब देखा जाता है। लेकिन जो मोस्टली देखा जाता है वो कि ये पूरा लाइफ स्पैन अपना कंप्लीट करते हैं। तो इन शॉर्ट ये क्या है, इस टाइप के ऑर्गेनिज्म जो ये वाला सर्वाइवरशिप कर फॉलो करते हैं वो अपना लाइफ टाइम पूरा फॉलो करते हैं, मतलब पूरा कंप्लीट करते हैं। ठीक है ना। तो ये आपका जो है फर्स्ट वाला, ये है आपका हाईली कॉन्वेक्स। ठीक है, हाईली कॉन्वेक्स, कॉन्वेक्स। तो ये भी आपको याद रखना है, आपके एग्जाम में किसी भी तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो कॉन्वेक्स कर्व किसका बनता है, फर्स्ट टाइप का, है ना। और दिस टाइप ऑफ कर्व इज फ्लैट एट द स्टार्टिंग, फ्लैट दिख रहा है आपको, रिप्रेजेंट्स लो डेथ, लो मोर्टेलिटी ड्यूरिंग अर्ली एंड मिडिल लाइफ, एंड द ग्राफ सडनली ड्रॉप्स एज द एज इंक्रीजेस, दैट रिप्रेजेंट्स मैक्सिमम डेथ डेथ एट ओल्ड एज। समझ रहे हो इस चीज को, है ना। तो दिस टाइप ऑफ इंडिविजुअल्स कंप्लीट्स देयर होल लाइफ स्पैन। एंड अब यहाँ पर ऐसा क्यों होता है कि अर्ली एज में ये चीज़ आपको, ये भी चीज़ आपको जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। अर्ली एज में ही यहाँ पर इतने डेथ क्यों नहीं होती, मोर्टेलिटी ज़्यादा क्यों नहीं होती, क्योंकि इस टाइप के पॉपुलेशन अपने बच्चों की बहुत केयर करते हैं जब उनका बर्थ होता है। ठीक है, बहुत ज़्यादा केयर करते हैं। ठीक है, तो वो भी हम यहाँ पर आपको मैं बता देता हूँ कि ये जो फर्स्ट टाइप ऑफ सर्वाइवरशिप कर्व को फॉलो करते हैं, इस तरीके के पॉपुलेशन में यहाँ पर मैक्सिमम पेरेंटल केयर होती है, इसीलिए अर्ली एज में बहुत कम डेथ देखने को मिलती है। और डेथ कब होती है, हाई मोर्टेलिटी कब होती है, जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है। वो तो आपको पता ही है, वो नेचुरल है। ठीक, अब हम चलते हैं अपने थर्ड सर्वाइवरशिप कर्व की तरफ। सेकंड पे बाद में आएंगे, ठीक है, थर्ड पे चलते हैं। तो इसका जस्ट अपोजिट है थर्ड वाला। ठीक है, यहाँ पर जो आपका कर्व बन रहा है वो कैसा बन रहा है, हाईली कॉनकेव। ठीक है, समझ रहे हो। तो अब यहाँ पे देखो कि जो अर्ली एज होती है या एट द टाइम ऑफ बर्थ होता है, बर्थ के टाइम पे या अर्ली एज, यहाँ पे क्या है कि ज्यादा मोर्टेलिटी रेट है, डेथ ज्यादा देखने को मिलती है ना। समझ रहे हो इस चीज को, डेथ रेट ज्यादा है। लेकिन जब थोड़ा आगे आओगे आप तो देखोगे कि ये थोड़ा सा स्टेबल हो गया बाद में। तो इसमें क्या होता है कि यहाँ पर क्या होता है कि अगर हम थर्ड की बात करें तो इसके एग्जांपल्स अगर मैं आपको बताऊं तो जो शेलफिश होती है, शेलफिश या ऑयस्टर्स, है ना, ये क्या करते हैं एक बार में बहुत सारे मिलियंस ऑफ ऑयस्टर्स, अगर हम ऑयस्टर्स की बात करें तो ऑयस्टर्स जो होते हैं ना वो एक बार में मिलियंस ऑफ ऑफ स्प्रिंग्स को प्रोड्यूस करते हैं। समझ रहे हो इस चीज को, है ना। तो लेकिन उसमें से क्या होता है कि बहुत कम ही ऑफस्प्रिंग बच पाते हैं। ठीक है, तो जो बच जाते हैं फिर वो सरवाइव करते हैं बहुत टाइम तक। तो यहाँ पे क्या है कि अर्ली एज में क्या है, मोर्टेलिटी रेट बहुत ज़्यादा है ना। और तो जो भी ऑफस्प्रिंग्स बच जाते हैं, ठीक है, जिंदा रह जाते हैं, वो सरवाइव करते हैं लंबे समय तक। ठीक है, तो बाद में आके यहाँ पे क्या होता है कि मोर्टेलिटी रेट कम हो जाती है।
थर्ड टाइप ऑफ सर्वाइवरशिप कर्व में। ठीक है, तो इसका एग्जांपल मैंने आपको बता दिया, शेलफिश या ऑयस्टर्स। ठीक है, राइट। तो थर्ड टाइप ऑफ सर्वाइवरशिप कर्व इज हाईली कॉन्केव and it is the characteristic of those species where the mortality rate is high during the young stages। ठीक है, तो अगर मैं जैसे आपको ऑयस्टर्स के बारे में बता रहा था, तो ऑयस्टर्स का मोर्टेलिटी रेट बहुत ज़्यादा होता है। द मोर्टेलिटी रेट ऑफ ऑयस्टर्स इज एक्सट्रीमली हाई ड्यूरिंग द लार्वल स्टेज। ठीक है, तो अगर हम थर्ड की बात कर रहे हैं, अभी यहाँ पे मैं ऑयस्टर्स की बात कर रहा हूँ, तो जब इसका लार्वल स्टेज होता है तो इस टाइम पे इसका मोर्टेलिटी रेट हाई होता है। ठीक है ना। लेकिन जब ये लार्वल स्टेज को क्रॉस कर जाते हैं और ये एडल्ट स्टेज में आते हैं, तो क्या होता है, वो एडल्ट स्टेज मोर स्टेबल होते हैं, ज़्यादा स्टेबल होते हैं, और फिर ये लॉन्ग लिव कर, मतलब ज़्यादा लंबे समय तक अपनी लाइफ स्पैन को कंप्लीट करते हैं। तो बाद में मोर्टेलिटी रेट कम हो जाता है। तो इस टाइप के सर्वाइवरशिप कर्व को कैसा होता है, थर्ड टाइप ऑफ सर्वाइवरशिप कर्व, है ना। ये चीज़ समझ में आ गई। उसके बाद जो बचा है वो है हमारा सेकंड टाइप ऑफ सर्वाइवरशिप कर्व, ये वाला। ठीक है, तो इसको भी हम जानेंगे, लेकिन इसके लिए हमें एक बार और ग्राफ बनाना पड़ेगा, क्योंकि इसका थोड़ा सा कुछ, इसके बारे में भी कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। जैसे कि अगर हम स्पेसिफिकली टाइप सेकंड की बात करें, ठीक है, तो वो कैसा होता है कि बना लेते हैं, ये है आपका वाई एक्सिस और ये है आपका एक्स एक्सिस। ठीक है, और जैसे कि मैंने बताया था कि टाइप सेकंड आपका कैसा बनता है, वो बनता है आपका कुछ इस तरीके का। ठीक, लेकिन क्या होता है कि इस तरीके का दिस टाइप ऑफ सर्वाइवरशिप कर्व इज नेवर एवर फाउंड इन नेचर। ऐसा सर्वाइवरशिप बिल्कुल नहीं देखा जाता कि जहाँ पे कंटिन्यूसली डेथ होती चली जा रही है, ऐसा नहीं देखा जाता। तो कैसा देखा जाता है वो मैं आपको बताता हूँ कि वो दो तरीके का देखा जाता है। या तो देखा जाएगा आपका कुछ इस तरीके का, ठीक है, या देखा जाएगा आपका कुछ इस तरीके का। समझ रहे हो। तो इसको क्या बोलते हैं, इस टाइप के सर्वाइवरशिप को बोलते हैं स्टेयर शेप्ड कर्व। ठीक है, मतलब इनका जो सर्वाइवलशिप है इस टाइप के ऑर्गेनिज्म का, वो फ्लक्चुएट होता रहता है ना। वो फ्लक्चुएट होता है किसकी वजह से, एनवायरनमेंट की वजह से। एनवायरनमेंट इनका फेवरेबल हुआ तो इनकी पॉपुलेशन बढ़ने लगेगी। एनवायरनमेंट अगर फेवरेबल नहीं हुआ तो इनकी पॉपुलेशन कम होने लगेगी। ठीक है, तो इसका एग्जाम्पल है आपका इंसेक्ट्स, कीड़े मकोड़े। जैसे आप मॉस्किटो की बात कर सकते हो। मॉस्किटो देख लो कि जब उनके फेवरेबल एनवायरनमेंट होता है तो उनकी पॉपुलेशन बढ़ जाती है, और जब फेवरेबल एनवायरनमेंट कम होता है तो पॉपुलेशन कम हो जाती है। फेवरेबल एनवायरनमेंट नहीं होता तो पॉपुलेशन कम हो जाती है। ठीक है, और इस टाइप का एग्जाम्पल, इस टाइप का जो कर्व देखने को मिलता है वो किसमें मिलता है देखने को, वो डॉग्स में और कैट्स में देखने को मिलता है ना। स्टार्टिंग में देखते हो आप कि डॉग्स और कैट जो ऑफस्प्रिंग्स को प्रोड्यूस करते हैं, यहाँ पर एक्सेस डेथ होती है। ठीक है, लेकिन जो ऑफस्प्रिंग्स बच जाते हैं, सरवाइव कर जाते हैं, वो लाइफ स्पेन अपना कंप्लीट करते हैं। तो यहाँ पे एक्सेस डेथ, एक्सेस मोर्टेलिटी होती है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर मोर्टेलिटी कम होती है। ठीक है, राइट। तो इस तरीके के सर्वाइवरशिप कर्व को सिग्मॉइड बोला जाता है, सिग्मॉइड कर्व। ठीक, तो ये हो गया आपका सर्वाइवरशिप कर्व के बारे में, राइट। तो अभी पॉपुलेशन इकोलॉजी कंप्लीट नहीं हुई है। दिस वाज द पार्ट 1 ऑफ पॉपुलेशन इकोलॉजी। इसके बाद जो हम पॉपुलेशन इकोलॉजी का पार्ट सेकंड लाएंगे, उसमें डिस्कस करेंगे पॉपुलेशन ग्रोथ के बारे में। ठीक है, और वहाँ पे कुछ न्यूमेरिकल्स डिस्कस करेंगे और किस तरीके का पॉपुलेशन ग्रोथ होता है, लाइक लॉजिस्टिक ग्रोथ होता है, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होता है, वो सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे जो कि आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आप पढ़ते रहिए, ख्याल रखिए। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, ठीक है, तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए, ताकि आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। बहुत सारी वीडियोस आने वाली है अच्छी अच्छी। ठीक है, तो पढ़ते रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।